नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र सिंह झाझड़िया स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने प्रश्नोत्तरी के क्रम में अभी 3 टॉपिक अपन क्लियर कर चुके हैं। आज उसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ओठ का तत्सम क्या होगा। होठ भी देशज है। ओष्ठ जो शब्द है ये इसका तत्सम है। यहां कई बार टय की आशंका हो जाती है। ये प्रश्न बनाने का उद्देश्य ये था कि ये ओष्ठ होता है या ओष्ठ, ठय होता है या टय। इसके लिए अपने अष्टाध्यायी में एक उच्चारण स्थान है, उपपदमाननीयानाम। ओष्ठो यानी ऊ दोनों, छोटा या बड़ा ऊ। फिर पू का मतलब है पूरा पै वर्ग, और उपदमानी, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। कहने का मतलब यहां ओष्ठ नहीं होगा, सही उत्तर क्या है, ओष्ठ। ओट भी कोई शब्द नहीं है। ओट का मतलब तो ये होता है कि पर्दा, यानी जिसके पीछे अपन हो जाते हैं। ओष्ठ तय होता ही नहीं है। फिर ओष्ठ और होठ देशज शब्द है, तो इसका सही उत्तर है ओष्ठ। अगला प्रश्न देखिए, काक का तद्भव क्या होगा। ये थोड़ा सा जानबूझ करके बनाया हुआ प्रश्न है, क्योंकि अपन ने ये सीखा था कि जैसे प्रकट, और इसको अपन यूं करते हैं प्रगट, है ना। प्रश्न देखना कितना गहरा है। अपन ने ये सीखा कि अगर वर्ग का पहला अक्षर कै हो, है ना, और उसकी जगह है कै की जगह गै का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वह तत्सम से तद्भव बन जाता है। अब उस दृष्टि से अगर अपन देखते तो काग सही था। देखो काक, है ना, लेकिन यहां 2 ऑप्शन सही मिल रहे हैं, कौवा और काग। ये नियम यहां लागू नहीं होगा। कल वाली जो क्लास थी उसमें देखिए अपने एक शब्द आया था कार्य, है ना। इसको अपन यूं भी कह सकते थे काम, लेकिन इसका सही उत्तर क्या था, काज। यानी ये को जब जय में बदला जाता है तो वह तत्सम से तद्भव बन जाता है। वही प्रक्रिया यहां लागू होती है, यानी कै को गै में बदलना। उस दृष्टि से काग सही उत्तर था। पर यदि विकल्प इस प्रकार के बना दिए जाते हैं तो बच्चों ध्यान रखना, इस नियम का यहां खंडन हो जाएगा। यहां सही उत्तर कौवा होगा। अगर ये विकल्प में नहीं होता कौवा, तो इसका सही उत्तर काग था। लेकिन जब तक कौवा विकल्प में है तो कौवा सही उत्तर होगा और काग गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। रक्षा, मच्छर, दूध, अच्छा। देखिए मच्छर का जो तत्सम है वो मत्सर है ना। फिर दूध का तत्सम दुग्ध है। अच्छा को अपन श्रेष्ठ या सु के रूप में जानते हैं, लेकिन रक्षा अपन ने ये नियम बनाया था कि जिन पदों में री, ऊपर व नीचे लगने वाला रै, तालव्य अथवा मूर्धन्य शय या कोई भी संयुक्त व्यंजन क्षय त्रय गे का प्रयोग हो, वह शब्द सदैव तत्सम होगा। और यहां इसका सही उत्तर है रक्षा। इसकी जगह यदि इस प्रकार के शब्द होते कि कक्ष, कक्षा, वक्ष, वृक्ष, क्षत्रिय, तो ये सारे शब्द तत्सम होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए।
प्रक्रिया तो वही है। देखिए अपन ने यही सीखा कि री का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। मैं आपको ये भी सिखा रहा था कि यह जब जय में बदलता है तो यह से शुरू होने वाला शब्द तत्सम होता है, और उसी शब्द को जय से शुरू कर दो तो वो तद्भव बन जाएगा। जैसे यशोदा, अपन उसको बनाते हैं जशोदा। यमुना, जमुना। युग, जुग। यश, जश। अब ये शब्द ये से शुरू हो रहा है, इसका मतलब तत्सम है। यहाँ री का प्रयोग है, इसका मतलब ये भी तत्सम है। अभी अपन पिछले प्रश्न पे कर रहे थे कि क्षय, त्रय और ज्ञ, इनका यदि प्रयोग होता है तो भी वो शब्द तत्सम है, यानी ये तीनों ही तत्सम है। जब जो शब्द है ये तद्भव है, यानी ये एक मन गढ़ंत विकल्प था, जबकि जो एक अनाज होता है और इसका तत्सम होता है यव, है ना। तो यव को ही यहां क्या बनाया गया है, जव। ये तद्भव है, बाकी तीनों तत्सम है। अगला प्रश्न देखिए, शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी शब्दों को हम किस आधार पर बांटते हैं। तो देखिए चीजें, पहला रचना, रचना के आधार पर, या इसको अपन व्युत्पत्ति कहें तो भी कोई अंतर नहीं है। शब्द के तीन भेद थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर भी शब्द के तीन भेद थे, वाचक, लक्षक और व्यंजक। रचना और व्युत्पत्ति दोनों एक ही चीज हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी। यानी शब्दों के जब पार्ट किए जाते हैं, जब उनके भेद किए जाते हैं, उनका वर्गीकरण जब किया जाता है, तो अर्थ के आधार पर भी है, रचना के आधार पर भी है, उत्पत्ति के आधार पर भी है। यदि आपको यूं पूछा जाता कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, तो हम क्या बताते, 5, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर या मिश्रित। तो इसका सही उत्तर है, यानी सभी के आधार पर, रचना के आधार पर भी है, अर्थ के आधार पर भी है, व्युत्पत्ति के आधार पर भी है, और एक उत्पत्ति होती है उसके आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण होता है। फिर देखो नृत्य शब्द, इसका तद्भव क्या होगा, एक तो नाचना, फिर नचाना, नाच या नच। नाचना क्रियापद है, नचाना प्रेरणार्थक क्रिया है। इसका सही उत्तर क्या है, नाच। यानी नृत्य शब्द का यदि तद्भव स्वरूप बनाओगे तो वो क्या बनेगा, नाच। नच तो एक आदेश है कि नच बलिए, है ना, यानी उसको कहा जा रहा है। सही उत्तर क्या है इसका, नाच। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रम में देशज नहीं है, देबारी, ढेबरी, पुष्कर, ढोर। तो देबारी ये एक जगह है, आपने जीके में पढ़ा होगा, उदयपुर में, जहां जस्ते की खाने हैं, खो देबारी एक स्थान है। तो स्थान विशेष के शब्द क्या होते हैं, देशजी होते हैं। फिर ढेबरी, ये भी देशज है। ढेबरी जानोगे, हाँ, अपन नट बोल्ट को नहीं खींचांगे, बन के ऊपर एक ढक्कन सो लगाया जाए, बिन ढेबरी के हैं। और एक जो कलश होता है, घड़ा, कलश, उसके ऊपर जो ढक्कन लगाया जाता है, उसको भी स्थान विशेष के अनुसार ढेबरी कहा जाता है, तो वो भी देशज है। ढोर यानी पशु और पक्षी, अब आया कौन कहा कि डंगर डोर, है ना, तो ये ढोर शब्द भी देशज है। लेकिन पुष्कर शब्द तत्सम है। और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि किस क्रम में देशज शब्द नहीं है। ये तीनों देशज हैं, लेकिन पुष्कर शब्द तत्सम है। अगला देखिए, तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा है। नियम फिर भी वही आएगा, देखो, जिन पदों में री, ऊपर व नीचे लगने वाला रे, तालव्य अथवा मूर्धन्य शय, कोई भी संयुक्त व्यंजन, क्षेत्र के, ये सारे शब्द तत्सम होते हैं। इसके आगे अपने नियम सीखा था कि अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जबकि
अर्धचंद्र बिंदु, इसका प्रयोग सदैव तद्भव शब्दों में होता है। जैसे अपने ये लिखा चंद्र, ये शब्द तत्सम है, और फिर इसको यूं कह रहे हो चांद, तो ये क्या बन गया? तद्भव। यहां देखिए नीचे रह लगा हुआ है, ये सीख रहे हैं अपन, इसका मतलब तत्सम है। फिर री लगी हुई है गृह में, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। फिर लक्ष्य, लाख जिसको कहते हैं ना, यानी यहां अपन ने क्या किया है? क्षय का प्रयोग, इसका मतलब ये भी तत्सम है। ठीक है, बच गया कौन? हंसी। यानी अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है और अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। कहने का मतलब इसका सही उत्तर क्या है? हंसी। अगला प्रश्न देखिए, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या होता है ना? ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था एक बार कि तत्सम शब्द के दो टुकड़े हैं, तत् और सम। तो वहां ये पूछा गया कि तत् किसका बोधक है? दो टुकड़े कर रहे हो तत्सम के, तत् और सम, बोले तत् किसका बोधक है? तो विकल्प यही थे, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली या संस्कृत। तो देखो तत् का मतलब है वह और सम का मतलब है समान। इस पृथ्वी की जो आदि भाषा है, यानी पहली जो भाषा है वो संस्कृत है, और संस्कृत का शब्द, तत् का मतलब वह है ना, तो संस्कृत का वह शब्द जो सम यानी समान, जैसा वो संस्कृत में था वैसा का वैसा अगर हिंदी में आता है तो उसको तत्सम कहते हैं। और इस प्रश्न को बनाने का मतलब भी यही था कि हमारे पास सबसे पहला शब्द कहाँ से आएगा? संस्कृत से। ये भाषाओं का क्रम था, पृथ्वी की आदि भाषा संस्कृत, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद पाली, उसके बाद अपभ्रंश। फिर इस अपभ्रंश के दो भेद किए गए, एक तो सौरसेनी और एक अवहट, है ना? तो ये सौरसेनी और अवहट, यहां से देखो हिंदी का विकास हुआ है। पहले आम बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, उसके बाद टूटी फूटी जो संस्कृत थी उसको प्राकृत कहा गया। प्राकृत के बाद जो जातक कथाएं हैं वो पाली में लिखी गई हैं। पाली के बाद की जो भाषा है, यानी इसको 927 ईस्वी विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है, और हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो 1050 विक्रमी संवत से शुरू होता है। 927 में हिंदी की शुरुआत हो गई थी, लेकिन रचना करते करते यानी टाइम निकल गया और 1050 हिंदी का पहला जो महाकाव्य स्वीकार किया गया था वो पृथ्वीराज रासो, और पहला महाकवि चंद था जो पृथ्वीराज का ही दरबारी कवि था। तो यदि ये भाषाओं का क्रम आपको पूछा जाता है तब कैसे याद रखोगे? एक नंबर पर संस्कृत, दूसरा प्राकृत, तीसरा पाली और चौथा अपभ्रंश। यहां जो प्रश्न आपको पूछा गया है कि तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या होता है, तो उसका सही उत्तर क्या है? संस्कृत। यानी देववाणी, अमृतवाणी या किसी भी भाषा की जननी सबसे पहले कौन है? संस्कृत है। अगला प्रश्न देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3 होते हैं, एक तो रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ का मतलब है कि वह शब्द जिसके दो सार्थक विच्छेद नहीं होते और कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है। यौगिक का मतलब है कि उसके सार्थक विच्छेद होते हैं, और योग रूढ़ का मतलब है कि उसके सार्थक विच्छेद भी होते हैं तथा कोई विशिष्ट अर्थ भी निकलता है। ये व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा था वहां आपको ये सिखाया था कि जिस शब्द में कोई संधि, कोई समास, कोई उपसर्ग और कोई प्रत्यय नहीं होता वो रूढ़ है। फिर सभी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण यौगिक होते हैं। केवल बहुब्री समास के उदाहरण हैं वो क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं, तत्सम, फिर तद्भव,
देशज, यानी इसको अपन यूं कर सकते हैं, देशज, विदेशी, संकर, या इसको मिश्रित भी कहते हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। इनको जब अपन समझते हैं ना, तो जैसे संस्कृत का शब्द है एक अग्नि, है ना, इसका तद्भव बनाओगे तो ये बनेगा आग। अगर इसका देशज बनाओगे, अपने ग्रह के कहना वास्ते, है ना, यानी संस्कृत का शब्द जब बिना किसी परिवर्तन के, जैसा वो संस्कृत में था वैसा का वैसा अगर हिंदी में आता है तो वो क्या कहलाएगा, तत्सम। उसी शब्द का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप, यानी उसका रूप परिवर्तन करके अगर हिंदी में प्रयुक्त करते हैं तो वो होगा तद्भव। और जो अपनी घरेलू बोलचाल के शब्द हैं वो क्या आएंगे, तत्सम, यानी अग्नि, आग, वास्ते। और तीसरी भाषा अगर अपन थोड़ी बोली आवे तो अंग्रेजी आवे, यानी इसको अपन यूं कह सकते थे फायर। तो ये शब्द विदेशी था। संकर और मिश्रित 2 अलग अलग भाषाओं को जोड़कर बनाए गए शब्द होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, है ना, दवाखाना, तहसीलदार। तो उत्पत्ति के आधार पर यदि शब्द पूछे जाएं तो 5 हैं। अब देखिए इनमें से कौन सा है जो नहीं है, तत्सम भी है, तद्भव भी है, विदेशी भी है, लेकिन यौगिक जो शब्द है ये रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद है। उत्पत्ति के आधार पर ये तीनों ही हैं। अगला प्रश्न देखिए, गीता सबसे कुरूप है, इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है। इस प्रश्न को बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना। यदि हम सामान्य रूप से कोई विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण की मूल अवस्था होती है। जैसे एक शब्द में अगर आपको पूछा जाए तो लघु ये मूल अवस्था है। यदि इसको मैं यूं कर देता लघुतर तो ये इसकी उत्तर या मध्यम अवस्था है। यदि मैं इसको यूं कह देता लघुत्तम तो ये इसकी उत्तम अवस्था है। यदि वाक्य में पूछा जाता तो जब किसी से कोई चुनाव नहीं होता, केवल एक ही संज्ञा की विशेषता बताई जाती है तो वो मूल अवस्था होती है। यानी राम ईमानदार है, ये मूल अवस्था है। यदि 2 में से एक का चुनाव करते, यानी इसको मैं यूं कहता कि राम श्याम से ईमानदार है, तो ये इसकी उत्तर अवस्था है। यदि अनेक में से एक का चुनाव करते तो वो उत्तम अवस्था थी। यानी मैं ये कहता कि राम सबसे ईमानदार है, अब वो उत्तम अवस्था है। तो यहाँ क्या हुआ है, देखो, गीता सबसे कुरूप है, विशेषण की उत्तम अवस्था है। दोनों तरीके ध्यान रखेंगे। यदि शब्द में पूछा जाता है तब तो ये ध्यान रखेंगे कि बिना प्रत्यय वाला शब्द मूल अवस्था है, और यदि तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो उत्तर अवस्था है, और तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो ये उसकी उत्तम अवस्था है। यदि वाक्य में पूछा जाता तो ये ध्यान रखो कि जब कभी किसी से कोई चुनाव नहीं होता, संज्ञा की सामान्य रूप से विशेषता बताई जाती है तो वो मूल अवस्था है। यदि 2 में से एक का चुनाव करते हो, अच्छे या बुरे के रूप में, वो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई से भी रूप में हो, तो उत्तर या मध्यम अवस्था होती है। और अनेक में से एक का चुनाव करते हो तो वो उत्तम अवस्था है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, विशेषण की उत्तम अवस्था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से गुणवाचक विशेषण का चयन कीजिए। ये देखो ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको हटा करके, जो आज तक हम परंपरा पीटते आए हैं, हमें हिंदी सीखी है लेकिन हिंदी को पता नहीं क्यों हिंदी बना दिया गया, पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों की हिंदी हो जाती है। मेन बात तो यही है, हमने हिंदी को अच्छे तरीके से सीखा ही नहीं अब तक।
दोगुना जो शब्द है ये संख्यावाचक विशेषण है। यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के पहले या बाद में कोई संख्या रख दी जाती है तो उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ईमानदारी जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। यानी मैंने तो आपको यही सिखाया था कि भाववाचक संज्ञा बिना प्रत्यय के बनती ही नहीं है। भाववाचक संज्ञा के किसी भी उदाहरण से प्रत्यय हटाओ वो गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। यानी ईमानदारी से अगर ई हटा दिया तो शब्द क्या बनेगा? ईमानदार। और ईमानदार जो शब्द है वो भाववाचक, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है और ईमानदार गुणवाचक विशेषण है। फिर देखो भुलक्कड़ता, अपन ने ये भी सीखा है कि ता, ये, त्वे, पन, गी और ची, इमा प्रत्यय अगर किसी भी शब्द के अंत में जुड़े हैं तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। भुलक्कड़ शब्द गुणवाचक विशेषण था, लेकिन इसके आगे अपन ने एक और क्या कर दिया? ता जोड़ दिया। व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द अशुद्ध है, लेकिन अगर विशेषण की दृष्टि से देखा जाए तो ये शब्द शुद्ध है। बच्चा क्या है? संचित। संचित अनिल जी का, अनिल जी का देखो, संचित जो शब्द है, संचित यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के आगे इत प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। अपन ने क्या सीखा था कि इत प्रत्यय यदि जोड़ दिया जाता है तो वो गुणवाचक विशेषण बनता है। जैसे पुष्पित, संचित, है ना, ग्रहित, ये सारे शब्द क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, यदि इक का प्रयोग किया जाता है तो भी वो गुणवाचक विशेषण है। जैसे साहसिक, धार्मिक, नैतिक, ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो अगर ये प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि निम्न में से गुणवाचक विशेषण का चयन कीजिए, तो उत्तर क्या हो गया? संचित। यानी संचय शब्द को इत प्रत्यय लगा करके आपने गुणवाचक विशेषण बनाया है। जैसे मैं आपको ये कहूं कि संचित ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, तो मेरे ज्ञान की विशेषता क्या है? संचित है। फिर देखो परिमाणवाचक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर परिणाम नहीं होता है, ये परिमाण। निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा? परिमाण का मतलब क्या था? माप या तोल। देखो कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग बीमार हैं, जिसको अपन गिन सकते हैं, यानी गणना जिसकी की जा सकती है, वो शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। लोगों को गिन सकते हो ना, तो ये कुछ यहां पर क्या है? संख्यावाचक। ठीक है। कई लड़के पढ़ रहे हैं, कई लड़के पढ़ रहे हैं, यानी ये भी क्या है? संख्यावाचक विशेषण। लड़कों को गिना जा सकता है। फिर देखिए कुछ दूध और ले आओ, क्या इस दूध को आप गिन सकते हो? नहीं ना। पर कुछ का मतलब कोई तो माप है, यहां पर कोई तो परिमाण है, ये इसका सही उत्तर है। फिर क्या तुम सही कह रहे हो? ये तो अपने आप में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सही उत्तर क्या हो गया? कुछ दूध और ले आओ। यानी दूध से पहले जो कुछ शब्द का इस्तेमाल किया, अंतर देख लो, इसको गिना जा सकता है, लोगों को, लड़के को भी गिना जा सकता है, लेकिन दूध को गिना नहीं जा सकता। इसका मतलब सही उत्तर क्या है? कुछ दूध और ले आओ। अगला प्रश्न देखिए, इस घर में कोहराम मचा है। इस घर में कोहराम मचा है, तो इस शब्द क्या है? यदि अपन यूं ही कह देते कि इस पर कोहराम मचा हुआ, तब तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम था, लेकिन इसके साथ संज्ञा मौजूद है, यानी घर है, तो ये इस शब्द घर की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। और यदि कोई सर्वनाम शब्द किसी अन्य संज्ञा की तरफ संकेत करता है तो उसको संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है, जो सार्वनामिक विशेषण का एक
पार्ट है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या था? जैसे मैं ये कहूं कि यह मेरा है, यह मेरा है, अब क्या है वो इसमें नहीं है। अगर मैं ये कहता कि यह घर मेरा है, तो घर की तरफ क्या कर रहा था? यह शब्द संकेत कर रहा था। अपन यूं कहते कि इसे मत सताओ, मतलब किसे, वो है ही नहीं इस वाक्य में, है ना। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें कुछ नहीं रखा, ये निश्चयवाचक है। लेकिन यदि यूं कह देते कि इन तिलों में तेल नहीं, अब वो क्या बन गया है? संकेतवाचक विशेषण। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब था, जो कल वाली प्रश्नोत्तरी में मैंने आपको बताया भी था कि कई, कुछ, सब, ये सारे के सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। यहां उत्तर क्या हो रहा है कि इस शब्द घर की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है। जापानी लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, वाक्य में विशेषण है। देखिए, गुणवाचक तो है ही, लेकिन गुणवाचक के भी पार्ट किए जाते हैं। वो कभी कालवाचक होता है, कभी स्थानवाचक होता है। तो जापान एक जगह का नाम है ना। और जापानी अपने आप में स्थानवाचक विशेषण है। यदि बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, ये मैं पर्सनल कह रहा हूं, सिर्फ विवेकानंद कोचिंग में ये बात बताई जा रही है कि यदि ये विकल्प नहीं होते और इसकी जगह एक विकल्प और होता, मान लो इसको मैं हटा दूं और इसकी जगह ये होता कि व्यक्तिवाचक, तो इसका सही उत्तर होता व्यक्तिवाचक। लेकिन इस विकल्प के हिसाब से स्थानवाचक इसका सही उत्तर है। आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी है, तो व्यक्तिवाचक में अपन ने क्या लिखा? किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का जो विशिष्ट नाम होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जापान व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जापानी अगर बना दिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण भी बन जाता है। पर क्योंकि ये विकल्प में नहीं था, नहीं है, इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या है? स्थानवाचक विशेषण। गुणवाचक तो करना ही नहीं है इसको। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से विशेषण कौन सा है? ये बच्चे चर्चा कर रहे थे, बोले सर ये क्या प्रश्न दिया आपने? देखिए, जब मैं विशेषण पढ़ाता हूं तो अपन औपचारिकताएं पूरी करते ही नहीं। अच्छा बुरा भला बड़ा छोटा ऊंचा नीचा विशाल दीर्घ लघु ये सबको पता है, गुणवाचक विशेषण है। मैंने ये तरीका बताया था, महा, सु, कु, सत, कत, दूर और कोई भी रंगवाची शब्द हमेशा गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो बच्चे क्या कर रहे थे? इस सु को देखा और गुणवाचक विशेषण करके आ गए, लेकिन नहीं, अकेला सु होता तो गुणवाचक विशेषण था। यानी ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। सुंदर है जो लेख, अगर लेख नहीं होता तो सु क्या था? गुणवाचक विशेषण था। लेकिन सु के साथ लेख का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। फिर देखिए, खर्च अपने आप में संज्ञा है, विशेषण नहीं है। पौरुष ये भी संज्ञा है, लेकिन आकर्षक, इसका सही उत्तर क्या है? आकर्षक। आकर्षक शब्द विशेषण है और बाकी ये कर्मधारय समास का उदाहरण है और ये दोनों संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, साहसिक शब्द क्या है? ये तो वही बात है, मैं आपको बता रहा था कि इक और इत प्रत्यय जिस भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो सदैव गुणवाचक विशेषण होता है। भाववाचक भी संज्ञा है, जातिवाचक भी संज्ञा है, लेकिन गुणवाचक क्या है? विशेषण है। साहसिक, धार्मिक, नैतिक, ऐतिहासिक, ये सारे शब्द जिसके भी अंत में इक जुड़ा हुआ है वो शब्द सदैव गुणवाचक विशेषण का बोधक होता है। अगली बात देखिए, केला का तत्सम क्या होगा? इसका सही उत्तर है कदली। और ये जूनियर क्लास में एक नीति परक श्लोक दिया हुआ है कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है ना, वो अगर गिरती है
तो कदली सीप भुजंग, यानी केले पर गिरती है तो वो कपूर बनता है। कदली जो शब्द है केले का तत्सम है, कपूर बनता है। फिर सीपी के मुंह में गिरती है तो मोती बनता है, और सर्प के मुंह में गिरती है तो वो जहर बन जाता है। कहने का मतलब यहाँ केला जो शब्द है उसका तत्सम क्या है? कदली। तो ये थे आज के अपने प्रश्न और उत्तर। इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो अगली क्लास में करेंगे अपन। तब तक